गाइस, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली अ वीडियो रिलेटेड टू अ डार्क वेब रियल स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये आर्थर नाम के पर्सन ने शेयर करी थी एंड दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी रियली क्रीपी। सो इस वीडियो को एंड स्टोरी को फुल एंजॉय करने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने जरूर रहना। शाम का वक्त था। मैं अपने जिम से अपने अपार्टमेंट में आया एंड जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन करा तो मुझे वहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ फील हो रही थी। मुझे इस अपार्टमेंट में से एक ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही थी जो कि मेरे लिए थोड़ी बहुत फैमिलियर थी। मैंने ऐसा कुछ पहले स्मेल किया हुआ था, लेकिन इस अपार्टमेंट में ऐसी स्मेल आना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो रहा था। मैं इस स्मेल को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, इवन दो बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं छोड़ कर गया था बिल्कुल वैसी ही थी एग्जैक्टली। मैं अपने भाई डेकर के साथ में रहता होता था एंड मेरे को लगा कि कहीं ये उसकी कोई हरकत तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसी स्मेल पूरे अपार्टमेंट में फैली हुई है। लेकिन जब मैंने उसको अपार्टमेंट में अपने आवाज़ दी तो कोई भी रिप्लाई मुझे सुनने को नहीं मिला, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खाली खाली भी फील हो रहा था अपना घर। मुझे उस शाम को डेफिनेटली कुछ ऐसा सेंस हो रहा था कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसी वजह से मैंने अपना जिम का बैग साइड में रखा, अपनी जैकेट साइड में रखी, एक बेसबॉल बैट उठाया सिक्योरिटी के लिए एंड आसपास ढूंढने लग गया। बेसबॉल वाले बैट को उठाकर मैंने धीरे धीरे अपने लिविंग रूम की तरफ चलना शुरू कर दिया था। मैं जैसे ही लिविंग रूम के अंदर पहुंच गया था मैंने तुरंत ही वहां की लाइट्स ऑन कर दी थी, इस उम्मीद में कि अगर वहां पर कोई मौजूद होगा तो अपने बेसबॉल बैट को दिखाकर मैं उसे डरा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन करा तो जो नज़ारा मैंने देखा वो देखने के बाद मैं लिटरली शिवर्स के अंदर चला गया था। मैंने देखा कि मेरा भाई डेकर वहां के काउच के ऊपर लेटा हुआ है। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो फोर्सफुली ओपन है एंड उसकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट टीवी की तरफ देख रही थी बिना ब्लिंक करे हुए। लेकिन द थिंग इसकी टीवी में कुछ चल नहीं रहा था, वो एकदम नो डिस्क सिग्नल टाइप चीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं डेकर के पास में गया तो जो नज़ारा मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैंने देखा कि डेकर की नेक कटी हुई थी एंड इतनी डीपली उसकी स्किन को कट किया हुआ था कि मेरे को उसकी इवन कार्टिलेज भी बेयर आइज से दिख रही थी। मैंने अपना बैट तुरंत नीचे रखा, मैं उसके पास में पैनिक करता हुआ गया, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्ड ऑब्वियसली मेरे को नहीं मिलने वाला था। ब्लड वगैरह देखकर मेरा बहुत ज़्यादा जी वगैरह घबराना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा पेट बहुत ज़ोर से दर्द होने लग गया था। मैं अपना सर पकड़कर एक कॉर्नर में बैठ गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, किसने ये सब करा। जब मैं डेकर की बॉडी के सामने नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था, रो रहा था बहुत तेज, तभी मेरे को अचानक से ये चीज़ भी फील होती है कि मेरे पीछे कोई मौजूद है एंड जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एक हाथ मेरे कंधे पर आ जाता है। उस हाथ ने मेरी शर्ट से खींचकर मेरे को सीधा ज़मीन पर गिरा दिया एंड वो इतनी तेज उसने गिराया कि मैं कुछ सेकंड्स के लिए तो बेहोश ही हो गया था। एंड जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक 6 फुट का 200-250 किलो का मिनिमम एक इंसान, एक बॉडी बिल्डर मेरे ऊपर खड़ा हुआ था, जिसके एकदम ऑरेंज बाल थे, उसकी थोड़ी बहुत दाढ़ी उसने रखी हुई थी एंड उसका फेस पे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स एंड कट्स वगैरह भी मौजूद थे। जैसे मेरे को होश आया, जैसे मैं थोड़ा सा उठा, इतने में ही एक और आदमी जो देखने में इटालियन या ग्रीक सा लग रहा था, हल्का सा उसका जो है डार्क कॉम्प्लेक्शन था कंपेयर टू द गाय जो कि बॉडी बिल्डर था, वो पास में आया। उन दोनों क्रिमिनल्स ने आर्थर को बताया कि तुम्हारा जो भाई था डेकर वो हमें $4,18,000 ओन करता होता था एंड बहुत ज़्यादा टाइम से ये हमें ये अमाउंट ओन कर रहा था, लेकिन ये अमाउंट वापस करने में हमेशा नाकाम हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको आज विजिट ही कर लिया। लेकिन आज भी जब इसने हमें ये अमाउंट नहीं दी तो इसका अशर ऐसा होना ही था। जो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला आदमी था, जो आर्थर को थोड़ा इटालियन सा लग रहा था, उसने बाद में ये भी बोला कि हमने तुम्हारे भाई को तो मार दिया है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है एंड जो $4,18,000 उसको हमें देने थे अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम बन चुकी है एंड हम तुम्हें 1 महीने का टाइम देते हैं। अगर तुम हमें हमारा पैसा नहीं पे कर पाए तो तुम्हारा भी यही अशर होगा जो कि तुम्हारे भाई डेकर का हो रखा है। आर्थर ने बोला कि मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं हूँ एंड इतनी बड़ी अमाउंट मैं कहाँ से तुम्हें दे पाऊंगा। इसका रिप्लाई देते हुए वो दोनों सार्केस्टिकली बोले कि तुम्हें हमारे बारे में जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये जान लो कि आई एम स्लेज एंड ही इज हैमर। इन सब के बीच में जैसे ही आर्थर कुछ भी ट्राई करता था बोलने का तो जो हैमर नाम का बंदा था, जो कि एग्जैक्टली सच में उसका नाम ऑब्वियसली नहीं होगा, ये सार्केस्टिकली बोल रहे थे उसको, लेकिन वी डोंट नो द रियल नेम, सो हैमर नाम का जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा ग्रंट करके या फिर बहुत ज़्यादा उसको एग्रेशन दिखाकर वापस ज़मीन पर गिर देता था। लेकिन स्लेज ने उसे बोला कि तुम्हारे पास तो अच्छी खासी नौकरी है बैंक की,
तुम्हारे पास अच्छा खासा दिमाग है कि लोगों के पैसे कैसे वापस करने होते हैं। लेकिन वो जितनी मर्जी बातें बोल लेता, मेरे को पता था कि मैं इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, एंड यही चीज मैंने भी उसको बोल दी। लेकिन बारी बार जब मैं ये चीज रिपीट कर रहा था तो इन दी एंड वो थोड़ा एग्रेशन में आ रहे थे। तो लास्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया, स्लेज मेरे पास पर आया, उसने मेरी छाती पर 3 बार पैट करा एंड वहां से चला गया। सिर्फ 2 शब्द बोलकर चला गया, 1 महीना। जाते जाते स्लेज ने तो अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन हैमर ने मेरी तरफ एक कार्ड को फेंका एंड कार्ड को फेंकते वक्त बोला कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें हमें कब कॉल करना है, एंड अगर तुम्हारा कॉल नहीं आया, अगर हमारा ही आया तो वो तुम्हारे लिए लास्ट कॉल होगा तुम्हारी लाइफ का। एंड अगर इसमें पुलिस को कुछ भी इन्फॉर्म हुआ, पुलिस को कुछ भी हल्का सा भी हिंट गया, तो उसके बारे में हमें पता चल जाएगा, एंड अगर हमें पता लगा तो तुम्हारे भाई से भी ज़्यादा बुरा हाल करेंगे हम तुम्हारा। इतना सब कुछ सुनने के बाद स्लेज किसी से बात कर रहा था एंड हैमर मेरी तरफ ही नज़र बनाए हुए रखा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरा सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर, अपने भाई का खून हर जगह फैला हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। मेरा जी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन मेरे को डर भी लग रहा था कि मैं उठकर अगर कहीं पर गया तो ये लोग मेरे को अभी मार ही ना दें। तो मैंने हैमर नाम के उस बंदे से पूछा कि क्या मैं रेस्टरूम जा सकता हूँ, तो उसने मेरे को सार्केस्टिकली ही रिप्लाई किया कि तुम्हारा घर है, जो करना है करो, मेरे से क्या पूछ रहे हो। तो मैं सुनते ही फटाफट खड़ा हुआ, बाथरूम की तरफ गया एंड मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लड वगैरह भी निकल रहा था मेरी नोज़ के अंदर से। मैं काफ़ी देर तक बाथरूम में ही था, लेकिन जब मैं वापस आया तो ना वहाँ पर डेकर की बॉडी मौजूद थी, ना वहाँ पर कोई भी ब्लड स्टेन मौजूद था, एंड ना वहाँ पर वो दोनों भी मौजूद थे। लेकिन एक और हैरानी की बात जो मैंने नोटिस करी, जो मैंने बाथरूम में जाते ही नोटिस नहीं करी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फेंट सा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे को वॉमिट्स हो रही थी, वो ये थी कि जैसे ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, हल्का सा मेरे को रिलीफ मिली इन सब चीज़ों से, तो मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड फैला हुआ है कंपैरेटिवली जो लिविंग रूम में था। एंड ऑब्वियसली ये नज़ारा देखकर मेरे को ये चीज़ समझ आ गई थी कि इन्होंने मेरे भाई डेकर का मर्डर मेरे बाथरूम में ही करा है। उसके बाद में उसकी बॉडी को जस्ट वहाँ पर लाकर रख दिया था। ये सारा सिनेरियो क्रिएट करा था उन्होंने। मेरी अभी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं अपने बाथरूम में जाकर वो सारा मेस जो फैलाया है इन्होंने वो जाकर साफ़ करूँ। इस वजह से मैं जस्ट अपने रूम में गया, ये सारा सिनेरियो जो हुआ इसके ऊपर मैं बस रोए जा रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि मेरे को ये भी डर था कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग मेरे को लग रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर देंगे अगर मैंने किसी को भी इन्फॉर्म करा तो। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था वो ये था कि अगले दिन जब मैं उठा तो जो बाथरूम में मेरे ब्लड फैला हुआ था मेरे ब्रदर डेकर का, वो भी अब मिराकुलसली क्लीन हो चुका था। मैं अगले दिन रेस्ट करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा था। सोच रहा था कि कहाँ से पैसे इकट्ठे करूँगा अपने भाई का वो कर्ज उनको पे करने के लिए। मेरी तो इवन एनुअल इनकम भी 6 फिगर्स की नहीं है, तो मैं कहाँ से इतने पैसे सेव कर पाऊँगा कि इन्हें लौटा पाऊँ, वो भी सिर्फ 1 महीने के टाइम में। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। इवन दो मेरे पास $80,000 सेविंग्स में मौजूद थे, लेकिन वो कुछ ही परसेंटेज बनेगा 4,18,000 का। ये सब चीज़ें सोचते सोचते कि मैं पैसे कैसे जुगाड़ूंगा, मेरे पास कितने पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, मैं काउच पर लेट गया। अब ये पैसे इकट्ठे करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के पास गया, अपने फैमिलीज़ के पास में गया, बैंक्स के पास में गया, मैंने लोन्स लिए, उधारी ली लोगों से, एंड कहीं ना कहीं मैं अभी इतने पैसे इकट्ठे कर चुका था कि सिर्फ $2 लाख और चाहिए थे मेरे को। लेकिन वो सिर्फ अमाउंट नहीं है, वो मेरे 2 साल की इनकम के बराबर है, तो मैं वो कहाँ से इकट्ठा करता। अभी भी 2 लाख शॉर्ट पड़ रहे थे, एंड जो मार्केट में मेरी वैल्यू जा रही थी इतने लोगों के सामने ऑलमोस्ट भीख जैसा मांगते हुए इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स का, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। लेकिन अपनी जान के लिए, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए मेरे को ये सब करना पड़ ही रहा था। लेकिन जब मैं ऑलमोस्ट $2 लाख इकट्ठे कर चुका था तो मैंने सोचा कि एक बार मैं कांटेक्ट करने की उनको ट्राई करता हूँ, शायद वो मान जाएं, शायद वो आधी अमाउंट के ऊपर मान जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने उस कार्ड के ऊपर जो सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ था उस पर कॉल करा, मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मैंने आधे पैसे जुगाड़ लिए हैं, क्या तुम इतने में सेटिस्फाई हो जाओगे। तो सामने से एक बहुत ही डीप ग्रंट के अंदर एक पर्सन बस 3-4 बार हंसा एंड उसने फ़ोन रख दिया। मैं समझ गया था कि दिस वॉज एब्सोल्युटली अ नो। इस वजह से मैं और भी बहुत सारे साइड इनकम्स या फिर इनकम जनरेट करने के सोर्सेज ढूंढ रहा था, एंड इतने में ही मेरे को इंटरनेट के डार्क वेब के बारे में पता चला। डार्क वेब के बारे में मेरे को ज़ीरो नॉलेज थी, मैं कभी भी नहीं गया था उसके ऊपर। मैंने सुना ज़रूर हुआ था इसके बारे में, एंड मैंने ये भी सुना हुआ था कि लोग कैसे वहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें
सेल कर कर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। वहाँ पर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर पहुँचा जहाँ पर मेरे को काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी जहाँ पर मैं ड्रग सेलिंग कर सकता था, चोरी वगैरह कर सकता था बड़ी बड़ी चीज़ों की, या फिर इवन क्राइम ऐसे कर सकता था जिसमें मैं पर्सनल असैसिनेशन की तरह भी हायर किया जा सकता था। लेकिन ये सारी जॉब्स मैं नहीं ले पाया किसी रीज़न की वजह से। लेकिन ये सारी वेबसाइट एक्सप्लोर करते करते मैं वहाँ की एक ब्लैक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर पहुँच गया था, जिसको मैंने जब थोड़ा सा एक्सप्लोर करा तो मैंने वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन देखा जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन था कि मैं अपनी ही बॉडी बेचकर काफ़ी अच्छा अर्न कर सकता हूँ। एंड मैं एक 30 ईयर्स ओल्ड का मेल काफ़ी फिट पर्सन था, तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली मेरी वैल्यू ज़्यादा ही मिलेगी मेरे को। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इसको अपनी बॉडी का कोई पार्ट सेल करना था, लेकिन ऐसा नहीं था। इट वॉज मोर लाइक अ मेल प्रोस्टिट्यूशन सर्विस फॉर ओल्ड एज वीमेन या फिर बहुत ही ज़्यादा रिच वीमेन जो कि ऐसे लड़के ढूंढ रही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फिट हों एंड दिखने में अच्छे भी हों। तो मैंने ये प्लान किया कि वाई नॉट मैं अपनी बॉडी को यहाँ लिस्ट कर दूँ, एंड मैंने ऐसा किया भी इस उम्मीद में कि कोई बहुत ही अमीर सी लड़की या फिर कोई ऐसी ओल्ड एज लड़की जिसको पैसों से इतना मतलब नहीं हो वो मेरे को बुलाए, मैं उसके घर पर जाऊँ एंड उसके घर में मैं स्काउट करूँ कि मैं क्या क्या एक्सपेंसिव आइटम्स चुरा सकता हूँ, जैसे ज्वेलरी, मनी एंड ये सब करते करते वो जो $2 लाख की पेंडिंग अमाउंट है वो मैं रिट्रीव कर लूँ कैसे ना कैसे करके। ये सारा आइडिया मेरे माइंड में चल रहा था इस टाइम तक। अब मेरे पास एक यही ऑप्शन बचा था वो बचा हुआ अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। इसी वजह से मैंने अपनी ऑफिस से भी इमरजेंसी लीव्स ले ली थी काफ़ी सारी, ताकि मैं ये काम को शुरू कर सकूँ। टू बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा मैं डर रहा था, जितना ज़्यादा मेरे को हार्ड लग रहा था ये काम, ये उतना हार्ड नहीं था। मैंने डार्क वेब के ऊपर एक मेल एस्कॉर्ट साइट पर अपनी जो प्रोफाइल थी वो भी बहुत जल्दी बना ली थी। काफ़ी सारे मेल्स ने अपनी प्रोफाइल वहाँ पर बनाकर डाली हुई थी, एंड जितने क्वोट्स, जितने की कोटेशंस उन लोगों ने अपने बॉडी के प्राइजेस रखे हुए थे उसके आसपास का मैंने ही रख लिया था। एंड ऐसा करने के जस्ट अगले ही दिन ही मेरे को मेरी मेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आता है, एंड उस मेल के अंदर मेरी सर्विस की डिमांड हो रही थी। एंड उसके साथ ही साथ मेरे को जिस लेडी ने बुलाया था उसकी टाइम, जगह, नाम सब कुछ मेंशन भी किया हुआ था। मैंने जब उस लेडी की पिक्चर को देखा तो मुझे वो अराउंड 40 की एज के आसपास की लग रही थी, एंड वो एक ब्लॉन्ड गर्ल थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरे को ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव भी लग रही थी। मेरे माइंड में बस ये सब प्रोसेसेस चल रहे थे कि मैं वहाँ पर जाकर क्या क्या चीज़ें चुरा सकता हूँ, कैसे अपने पैसे और ज़्यादा बना सकता हूँ। एंड ये सोचता सोचता मैं उसकी लोकेशन पर जब पहुँचा तो मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वियर्ड सी गट फीलिंग आ रही थी। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं ये कोई सेटअप तो नहीं है मेरे को हार्म पहुँचाने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वो कोई घर वगैरह नहीं है, वो एक होटल है जो कि काफ़ी ठीक ठाक अच्छा होटल था। एंड मैं भी अपने साथ में बहुत ज़्यादा कम पैसे कैरी करके लाया था, इस वजह से ही कि शायद मैं ही यहाँ पर कहीं रॉब्ड आउट ना हो जाऊँ। मैं उस होटल के रूम में गया। उस होटल के रूम में एज़ यूजुअल जो मेंशन था वो लेडी वहाँ पर मौजूद थी। 1 घंटे तक उसने मेरी सर्विसेज यूज़ करी, वहाँ से मैं निकल गया। एंड इतने में ही मेरे को एक और ईमेल आ जाता है, मेरी सर्विस को कोई एक और लेडी डिमांड कर रही थी। ऐसे करते करते 1 हफ्ते में मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आई, एंड मैं काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स को उनको फुलफिल भी कर चुका था। डेकर के वो सारे सिनेरियो के बाद, स्लेज और वो हैमर नाम के बंदे से मिलने के बाद, उनकी धमकियां खाने के बाद, उनकी मार खाने के बाद, पहली बार लाइफ में मेरे को वापस ऐसा फील हो रहा था कि ये ट्रैक पर आ रही है एंड मैं शायद अब पैसे इकट्ठे कर पाऊँगा जो कि उसको देने हैं मुझे। बहुत सारी लड़कियां मेरा बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल भी करती थी। मेरे साथ में BDSM जैसी बहुत ज़्यादा वल्गर एक्टिविटीज़ भी वो किया करती थी, लेकिन वो उसका डेफिनेटली मेरे को ज़्यादा पे करती थी तो मैं उनको अलाउ कर देता होता था। लेकिन ये सब करते करते मैं अपनी ही नज़रों में बहुत ज़्यादा गिरे जा रहा था, क्योंकि मैं इस टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं था जो इस चीज़ को इन्जॉय कर सकूँ। माई ओनली मोटिव वॉज टू पे देयर प्राइजेस, जो कि उनका भाई उसे काफ़ी टाइम से ओन कर रहा है। स्टिल मैंने एक बार इसी बात को चूज़ करके रखा हुआ था, बिकॉज आई वॉज अर्निंग मच डिसेंट फ्रॉम हेयर कंपेरेटिवली टू माई बैंक जॉब। एंड कहीं ना कहीं जो मेरे सर्वाइवल एंड फैमिली की सेफ्टी की बात जब आ रही थी तो मेरे को ऐसा करना पड़ ही रहा था। अराउंड 1.5-2 हफ्ते बीत गए थे एंड काफ़ी सारी फीमेल्स मेरी सर्विस से खुश भी थी, एंड मेरे को बहुत सारे सर्विसेज देने का ऑफर भी मिला, एंड मैंने उनको फुलफिल भी किया। ऐसा करते करते ही अराउंड 2 हफ्ते बाद ही मेरे को लोरेन नाम की एक लेडी का भी मेल आ गया था, एंड उसने मुझे अपने मेंशन के अंदर बुलाया। वहाँ पर उसने एक छोटी सी मैस्करेड पार्टी भी रखी हुई थी, एंड मेरे से उसने रिक्वेस्ट करा कि मैं एक फैंसी सा मास्क भी पहन कर आऊँ उस पार्टी के अंदर। मैं पार्टी का नाम सुनकर थोड़ा ऐसा हो गया कि कितने सारे लोगों के बीच में मेरे को जाना पड़ेगा, तो मैंने उससे ये चीज़ क्लियर
क्लियर करी कि मैं अपनी सर्विसेज सिर्फ एक ही लेडी को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसने मेरे को ये चीज़ कंफर्म करी कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी सर्विसेज लेंगी, ये पार्टी तो बस तुम्हारे लिए एक एडिशनल बेनिफिट है मेरी तरफ से। मैं जब उस मेंशन के बाहर पहुँच गया था तो वहाँ पर 2 सूटेड आदमी ने मेरे को रोका एंड मेरे बारे में पूछा। एंड मैं जब अंदर की तरफ चला गया फाइनली ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद, तो मैंने देखा कि मेंशन के जस्ट बाहर कुछ अजीब से स्टैचूज बने हुए थे जो कि ग्रीक गॉड्स एंड माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड उनमें से कुछ स्टैचूज काफ़ी ज़्यादा क्रीपी भी थे, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर करा, ये सोचते हुए कि अमीर लोगों के डिज़ायर्स अलग ही होते हैं एंड वो कहीं पर भी पैसा लगाएं, उनका पैसा उनकी मर्जी। जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर हर टाइप की फैंसी कार मौजूद थी एंड सिर्फ मेरी ही एक ऐसी वहाँ पर सिंपल सी सेडान मौजूद थी जो कि बहुत ही अलग लग रही थी उन सब से। मैं अपनी गाड़ी में ही सूट वूट डालकर रेडी हो गया था जितना मेरे को होना था एंड अपना मास्क पहनकर मैं उस मेंशन के मेन गेट पर जाकर नॉक करता हूँ। एंड मेन गेट एक गोल्डन सूट पहनी हुई एक ओल्ड लेडी ने खोला था जिसने मास्क भी पहना हुआ था। एंड जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा तो उसने कहा कि मैं ही लोरेन हूँ। एंड जैसे ही उसने मेरा वेलकम करा तो अंदर मेंशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ था। हर जगह इटालियन मार्बल के ओरिजिनल फ्लोर्स लगे हुए थे जो कि चमक रहे थे एंड इतना बड़ा घर मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था। लोरीना मेरे को तुरंत ही वहाँ के एक पास के रूम में ले गई थी जहाँ पर 6 लोग मौजूद थे एंड वो भी मास्क वगैरह पहने हुए थे, पूरी ड्रेस कोड फॉलो कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जिसमें से 4 लेडीज थी एंड 2 जेंट्स थे। फॉर सम रीजन मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ मौजूद लोग मेरे को देखकर डिस्गस्ट हो रहे थे, थोड़ा अजीब सा जो है हेड नोट्स दे रहे थे। लेकिन जैसे ही लोरीना ने मेरे को सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि देखो ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है, एंड लोरीना ने ये भी बताया कि इसका नाम चेस्टर है, इवन दो उसको मेरा ओरिजिनल नेम आर्थर पता था। ये सब जानने के बाद उन लोगों के रिएक्शन थोड़े से सटल हुए मेरे को लेकर, लेकिन मेरे को अंदर से अंदर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था ये सब सुनकर, बिकॉज कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन मैं बस चुपचाप खड़ा रहा, मैं बोलता ही क्या, मैं पावरलेस था वैसे भी वहाँ पर। जब लोरीना मेरे को थोड़ा बहुत और ये सब चीज़ें दिखा रही थी, अपना मेंशन वगैरह दिखा रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें देखी। मैंने देखा कि हर जगह लोग कहीं पर कोकेन वगैरह जो है स्निफ कर रहे हैं, वेपिंग चल रही है खुलेआम, अलग अलग टाइप की पिल्स, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है टेबल्स के ऊपर जो कि लोग बस ले जा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं। इनफैक्ट हर टाइप की लिक्विड ड्रग भी सिरिंजेस के अंदर भर कर रखी हुई थी एंड लोग उससे बस शॉर्ट अप करे जा रहे थे अंदर अपने। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, लाइक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, लेकिन मेरे लिए बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था वो सब। अभी तक हमारे बीच में कुछ ऐसा शुरू नहीं हुआ था जो कि सर्विसेज में यूजुअली इतनी जल्दी हो जाता था। लेकिन लोरेन ने मेरे को बहुत ज़्यादा जो है बोला कि तुम भी ट्राई करके देखो ये ड्रग्स वगैरह, लेकिन मैंने मना कर दिया था। एंड मेरे मना करने के बाद वो एक जगह पर बैठ गई थी एंड उसने कहा कि तुम भी मेरे साथ में आकर बैठो। एंड जब मैं आकर बैठा तो मेरे को उस मेंशन का ऑलमोस्ट उस जगह से पर्टिकुलरली हर नज़ारा विजिबल था एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा वो सारे माहौल को। लोरेंस वैसे वहाँ पर कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रही थी, लेकिन डेफिनेटली वो कॉकटेल्स वगैरह काफ़ी ड्रिंक कर रही थी। ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका था एंड मैं बस वेट कर रहा था कि कब मेरे को यहाँ से जाने के लिए वापस मिलेगा। लोरेन ने अपनी ड्रिंक ख़त्म करी एंड वापस से उठी एक और ड्रिंक लाने के लिए। एंड जब वो ड्रिंक लेकर वापस से आई तो उसने मेरे को वापस से ऑफ़र करी कि एटलीस्ट ये तो तुम पी सकते हो, लेकिन मैंने मना कर दिया था फिर से। लेकिन वो मेरे थोड़ा कान की तरफ क्लोज आकर बोली कि ये नहीं पियोगे तो मेरे को वो मोमेंट नहीं मिलेगा जो कि मैं डिज़र्व करती हूँ या जो कि मैं चाहती हूँ तुमसे। एंड मेरा अच्छा टाइम एंड अच्छे रिव्यूज़ ही तुम्हें वो पैसे देगा जो कि तुम डिज़र्व करते हो। ये सब सुनने के बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है ड्रिंक कर लिया था उसके साथ में। वो एक ग्रीन सा लिक्विड था जो कि पहले मैंने कभी पिया नहीं हुआ था एंड उसका काफ़ी आफ्टर सा टेस्ट था जो कि ठीक है। मेरे को लग रहा था कि शायद बहुत सारी ड्रिंक्स को इसमें मिक्स कर दिया होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो ड्रिंक ख़त्म करी तो मैं धीरे धीरे ब्लैक आउट होना शुरू हो गया और लोरेन ने मेरे को कहा कि मैं बस अभी आती हूँ, और वो कहकर वो वहाँ से चली गई एंड इवेंचुअली मैं पूरा ब्लैक आउट हो चुका था। जब मेरे को धीरे धीरे वापस से होश आया तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ फील कर रहा था। मैं अपने घुटनों और हाथों के बल नीचे बैठा हुआ था। जब मैं उठने के बाद भी मेरा विजन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लरी था एंड वो वापस बहुत ही धीरे धीरे आ रहा था एंड मेरे को मेरी शर्ट के ऊपर से रेड वाइन की भी स्मेल आ रही थी। मेरी हार्ट बीट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज़ थी एंड मेरे को मेरी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट मेरे को फील हो रही थी। जब मेरा विजन थोड़ा थोड़ा वापस आना शुरू हुआ तब मैंने एक चीज़ को नोटिस करा। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं।
वो शायद अल्कोहल के नशे की वजह से या फिर जो उसने मेरे को पिला दिया था उसकी नशे की वजह से मेरे को अपनी बॉडी इतनी ज़्यादा लंपी एंड हैवी फील हो रही थी, जिसकी वजह से नेकेड स्किन के ऊपर भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कपड़े डाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा इवन मेरी बॉडी पेन कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैंने 2 घंटे फुल बॉडी हाई इंटेंसिव वर्कआउट करा है। एंड इवन मेरे को मेरे लिप्स के ऊपर कुछ कॉपर टाइप फील हो रहा था, वैसा सा फ्लेवर भी आ रहा था मेरे को। जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करी, जब मैं थोड़ा सा उठा तो मैंने एक और काफ़ी क्रीपी नज़ारा देखा। मैंने देखा कि मेरे से करीब 10 यार्ड की दूरी पर एक और लेडी बेहोश पड़ी हुई है सेम फ्लोर पर। जब मैंने इवेंचुअली इधर उधर गर्दन घुमाई तो मैं समझ गया था ये वही कमरा है जहाँ पर स्टार्टिंग में मेरे को लोरेन लेकर गई थी एंड कुछ लोग वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैं अपनी आंखें मसलता हुआ उस लेडी की बॉडी तक जाना शुरू करा, लेकिन अभी भी मेरे को ढंग से दिख नहीं रहा था। मेरा पेट वापस से बहुत ज़्यादा दुख रहा था एंड मेरे को इस टाइम पर एक बहुत बड़े पानी के गिलास की नीड थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं वापस बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं फेल हो गया था। उस लेडी की बॉडी तक पहुँचता पहुँचता मैं वापस बेहोश हो गया था। वापस बेहोश होने के बाद मैंने 20 तक काउंटिंग करी एंड हिम्मत करके फिर से खड़े होने की कोशिश करी। एंड इतने में मेरे को याद आया कि इस कमरे में एक काउंटर भी था शराब की बोतलों का। वहां की तरफ जब मैं गया तो मैंने नोटिस करा कि वहां पर ये मौजूद है अभी भी, लेकिन जो चीज पहले मौजूद नहीं थी उस काउंटर टेबल के ऊपर वो थी एक कटा हुआ सर एक आदमी का, जो कि अब मेरे को डेफिनेटली दिख रहा था, फील भी हो रहा था। थोड़ा सा खुद को श्योर करने के लिए कि कहीं ये कोई प्रॉप तो नहीं है, मैं हल्का सा पास चला गया उसके। मैंने देखा कि उसके लाइट ब्राउन से हेयर थे एंड अभी भी उसकी गर्दन के ऊपर से ब्लड ड्रॉप हो रहा था। ये नज़ारा देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से डर गया था, इतना गंदे तरीके से कि मैं अपनी ही रिफ्लेक्शन जो कि उस चमकते हुए मार्बल पे पड़ रही थी उससे भी डर रहा था। इवन तो उस कमरे में लाइट अब बहुत कम थी, लेकिन मेरे को बस ऐसा लगे जा रहा था कि मेरे आसपास में कोई है। मैं बस डर रहा था, मैं बस पागल हो जा रहा था। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि सुनकर आप लोग पहले तो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग सा एक्सप्रेशन दोगे एंड जब आप इस चीज़ को इमेजिन कर लोगे तो शायद आप इस वीडियो को यहाँ पर ही बंद कर दो। अभी रिसेंटली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आर्थर को अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा लंपी फील हो रही थी। इवन दो उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि उसने डाले हुए हैं। उसका रीज़न बताऊं क्या था? उसका रीज़न ये था कि आर्थर की बॉडी के ऊपर जब उसको थोड़ा और होश आ गया था उसने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि उसकी बॉडी में से भी खून काफ़ी ज़्यादा ड्रिप ड्रिप करके गिर रहा है हर जगह से, लेकिन उसको एज सच पेन नहीं हो रहा था कि उसको लगे कि उसको स्टैब करा गया है या फिर उसको कट करा गया है। उसको खून देखकर काफ़ी वियर्ड लग रहा था कि मेरे को दर्द क्यों नहीं हो रहा है अगर मैं इतना ज़्यादा ब्लीड कर रहा हूँ तो। इवेंचुअली जब वो नीचे गिरा तो उसने एक जगह पर बहुत ज़्यादा ऐसे स्लाइड हो गई उसकी बॉडी, जिसकी वजह से उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पील हो गई थी। लेकिन जब वो स्किन पील हुई तो उसने देखा कि वो उसकी स्किन नहीं है, वो किसी और ह्यूमन की स्किन है जो कि उसके ऊपर रैप अराउंड करी हुई थी। एंड शायद उसी स्किन के भारीपन की वजह से उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा भारी कपड़े डाले हुए हैं। मुझे अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मेरे को बस इतना याद था कि मैं इस पार्टी में एज अ गेस्ट आया था, कपड़े वपड़े मास्क वास्क पहन के। बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, हर जगह लोग हरकतें कर रहे थे, हर चीज़, हर फर्नीचर, हर मार्बल अच्छे से चमक रहा था। लेकिन अचानक से ये डार्कनेस कैसे छा गई, अचानक से इतनी शांति सी कैसे हो गई, मेरे को बस यही फील हो रहा था। वहाँ पर इधर उधर फ़ोन खोजने की तलाश भी मैं नहीं कर रहा था। मैं बुलाता किसको? पुलिस को बुलाता तो वो मेरे को ही ब्लेम करती, मेरे को ही पकड़ कर ले जाती, मेरे को जेल में डालती, पूछताछ करती, इन्वेस्टिगेशंस करती है। इवेंचुअली मैं फंस ही जाता क्योंकि मैं डार्क वेब का यूज़ कर रहा था। मम्मी पापा को ऑलरेडी मेरे कुछ पता ही नहीं था, भाई मेरा ऑलरेडी मर चुका है, मैं बताता किसको? आधा एक घंटा सोचने के बाद, इधर उधर टहलने के बाद, जब मेरे को कोई और ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, मेरे को था कि कम से कम मैं सर्वाइव ही कर जाऊं, तो मैंने वहाँ पर एक फ़ोन ढूंढा। वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, अभी तक भी कोई भी नहीं आया था मेरी चीखें सुनने के बाद भी। लेकिन वो फ़ोन फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस चल रहा था। मैंने पुलिस को कॉल लगा ही दी। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से आइडिया था कि स्कोल के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मुझे भी फेस करने पड़ेंगे, लेकिन मैं इन चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी था। एटलीस्ट मैं इस टॉर्चर से बाहर निकलना चाहता था। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लोरेन ने
वो ड्रिंक पिलाने से पहले अपने मेंशन का बहुत ही ज़्यादा एक वॉक अराउंड ब्रीफ उसको दिया था, जिसकी वजह से उसको उस जगह की कुछ चीज़ें याद थी कि कहाँ पर बाथरूम है, कहाँ पर किचन है। तो इस वजह से वो ट्रेस कर पा रहा था कुछ ऐसी चीज़ों को, इवन दो वहाँ पर रोशनी इतनी नहीं थी। अपनी बॉडी के ऊपर जितनी भी सेकंड पर्सन या पता नहीं किसी लेडी की या फिर आदमी की स्किन उसके ऊपर रैप अराउंड करी हुई थी उन लोगों ने, वो सारी रिमूव करने के बाद वो वहाँ के किचन में चला जाता है एंड वहाँ के डिश सॉप से जितना भी ब्लड वगैरह उसकी बॉडी पर लगा हुआ था उसको रिमूव करना शुरू कर देता है। जब मैं किचन में अपने आप को खुद को साफ कर रहा था तो मेरे पीछे अचानक से एक आदमी आता है जो मेरे ऊपर हमला नहीं करता। वो एक एनवलप निकालता है अपने सूट के अंदर से एंड मार्बल के ऊपर रख देता है। मैंने जब पीछे मुड़कर उससे थोड़ा सा गुस्से में पूछा कि तुमने उस ड्रिंक के अंदर क्या मिलाया था एंड तुमने ये सब हरकतें क्यों करी मेरे साथ, तो उसने बस एक ही चीज़ बोली कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, ना ही कभी याद आएगा, तुम बस अपने पैसे लो एंड निकलो यहाँ से। लेकिन पुलिस को फ़ोन बुलाते ही जैसे ही मेरे को सामने से जवाब मिला, मेरी बिल्कुल भी कुछ हिम्मत नहीं हुई बताने की एंड मैंने फ़ोन रख दिया। जब वो अननोन आदमी ने एनवलप नीचे रखा था एंड मैं किचन में अपने साथ में अपने आप को क्लीन कर रहा था तो उसने बोला कि तुम यहाँ पर अपने आप को साफ मत करो, बाथरूम में जाओ, जितना टाइम लेना है लो एंड यहाँ से निकलो। इतने में ही लोरेन भी मेरे को वापस से दिखी यहाँ पर एंड मैंने उसको बोला कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया एंड कितनी ज़्यादा बुरी हो तुम। उसने मेरे को कहा कि मैंने इससे बहुत ज़्यादा बुरी बातें अपने बारे में सुनी है, तो जो बोलना है बोलो लेकिन यहाँ से निकलो। बाथरूम में आधा घंटा लगाने के बाद, अपने आप को अच्छे से क्लीन करने के बाद, अपने कपड़े वापस पहनने के बाद मैंने जब उस एनवलप को उठाया वापस जाते वक्त तो वो काफ़ी ज़्यादा भारी मेरे को फील हो रहा था एंड स्लेज की डेट भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाली थी। मैंने वो एनवलप मिलते ही स्लेज को भी फटाफट फ़ोन कर दिया एंड कहा कि तुम्हारे पैसे अब मेरे पास रेडी हैं। तो स्लेज ने उसको एक एड्रेस भेजा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस के आसपास का था। उस मेंशन के एड्रेस से स्लेज के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंचने में मेरे को अराउंड 15 मिनट के आसपास ही लगे, लेकिन ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, सूरज ढल चुका था एंड मैं यहाँ पर दोपहर के 1-2 बजे के आसपास में आया था एंड 7 बज चुके हैं, तो उसका मतलब 4 घंटे तक मैं बेहोश था, जो कि मेरी कैलकुलेशन से भी ज़्यादा डबल का टाइम है। मैं वेयर हाउस के उस डोर पर जैसे ही पहुंच गया तो हैमर ने मेरे लिए जो है गेट भी खोल दिया था। उनके वेयर हाउस में काफ़ी सारी ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें फिर से मैंने देखी जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। इतने में ही हैमर अच्छे से मेरी इंस्पेक्शन कर रहा था कि मेरे पास कुछ है तो नहीं, एंड तब मेरे अंदर से एक अजीब सी मेटालिक सी चीज़ मिली एंड वो देखते ही उसने मेरे से गुस्से से पूछा कि ये क्या चीज है, जिस पर मैंने थोड़ा कामली रिप्लाई किया कि तुम खुद ही देख लो अगर तुम्हें इतनी अजीब लग रही है तो। एंड वो कुछ भी नहीं बोला, मेरे को अंदर की तरफ ले गया एंड यहाँ से मेरी गाड़ी बहुत ज्यादा दूर मौजूद थी। उस वेयर हाउस के पास के एरिया में एक लाउंज मौजूद था जहाँ पर स्लेज और उसके साथ में एक और आदमी लेदर के काउचेस के ऊपर टीवी में सॉकर का मैच यानी फुटबॉल का मैच एंजॉय कर रहे थे। स्लेज एक सिगार स्मोक कर रहा था एंड तभी हैमर ने बोला कि आर्थर आ चुका है एंड उसने रिप्लाई किया कि मुझे पता है। उन्होंने मेरे से बैग छीना एंड नीचे जमीन पर फेंक दिया एंड इतने में ही इवेंचुअली हैमर सारे पैसों को काउंट करना भी शुरू कर चुका था। 2 और आदमी वहां पर जो मौजूद थे जो कि सॉकर का मैच इस टाइम पर एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था, उनका फोकस पूरा टीवी की तरफ था। उन्होंने पैसे काउंट करते करते मेरे डफल बैग को उस कॉफी टेबल के ऊपर रख दिया था जहां पर ड्रिंक्स वगैरह कुछ पड़ी हुई थी एंड वो काउंटिंग उनकी कंटिन्यू हुई थी। इतने में ही स्लेज मेरे को एक ड्रिंक ऑफर करता है एंड मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, नर्वस था, तो मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। एंड जब वो ड्रिंक मेरे पास में आई तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली वही ग्रीन सी टाइप की ड्रिंक लग रही थी जो मैंने उस मेंशन के अंदर पी थी एंड मैं बहुत ज़्यादा ब्लैकआउट हो गया था, बुरा हाल हो गया था मेरा। मैं वो ड्रिंक देखकर बहुत ज़्यादा वापस नर्वस तो हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर चुका था एंड अगर मैं नहीं पीता मैं तो शायद सिचुएशन मेरे लिए ही वर्स हो जाती, तो मैंने वापस से वो ड्रिंक पी ली। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी ब्लैकआउट नहीं हुआ। इस बार जब मैंने ड्रिंक पी तो मेरा रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था जो वहाँ पर मेंशन में मेरे साथ हुआ उससे। इवन दो टेस्ट कलर सब सेम ही था इस ड्रिंक का, मैं समझ गया था कि ये वही टाइप की चीज़ है, लेकिन अब जो मेरे को फील हुआ वो ऐसा हो रहा था कि मेरे को बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश हो रहा था। मेरे को मेरी पूरी बॉडी के अंदर एंगर भर रहा था, मेरी वेन्स ऐसे हो गई थी जैसे एक्सप्लोड हो जाएंगी, मेरा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो रहा था एंड मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सबको
मार दूं। जब ये एड्रेनलिन मेरे को अपने अंदर फील हो रहा था, जब मैं ये पावर अपने अंदर फील कर रहा था, इतने में ही हैमर को ये चीज़ पता चल गई थी कि उस बैग के अंदर इनफ पैसे नहीं थे एंड अभी भी उनके वो अमाउंट वो कवर मैं नहीं कर पाया था। इतने में ही मैं उस कॉफ़ी टेबल के ऊपर कूदा एंड मैंने हैमर को नॉकआउट कर दिया गुस्से में पंच करके एंड वो नीचे भी गिर गया। मेरी ये हरकत देखकर स्लेज मेरी तरफ बहुत तेज चिल्लाया। मैंने अपने मनी बैग के अंदर पैसों के बिल्कुल नीचे नीचे एक शार्प नाइफ को भी छुपाया हुआ था। मैंने उन पैसों की गड्डियों को साइड में करा एंड वो चाकू निकाल लिया एंड इतने में ही वो 2 लोग जो फुटबॉल मैच में फोकस थे वो भी खड़े हो चुके थे। इतने में ही मैंने देखा कि हैमर अब वापस उठ रहा था एंड अपने होल्स्टर में से एक गन निकाल रहा था। जितने में वो गन निकालता, मैंने एक मेटल का फ्लास्क जो कि वहाँ पर रखा हुआ था वो उठाकर बहुत तेजी से उसकी तरफ मारा, जिसकी वजह से उसकी उंगलियां क्रैक हो चुकी थी। इतने में जैसे ही बाकी लोग भी अपनी गन जब निकालने लगे तो मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर इतना एड्रेनलिन कहाँ से आया। मैं कूदा उस टेबल के ऊपर एंड टेबल से वापस कूदकर मैंने पूरी फोर्स के साथ वो नाइफ उनकी छाती के अंदर डाल दिया। मैं यहाँ पर एक मोमेंट के लिए ब्लैक आउट हो गया, यानी मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन मेरे को डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा था कि मेरी बॉडी अभी भी चल रही है। जैसे ही मेरे को वापस होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ मौजूद एक पर्सन के ऊपर मैंने टीवी के कांच से उसको मार गिराया है। हैमर के ऊपर मैंने बहुत सारे जो है नाइफ वुंड्स देखे जिससे वो मर चुका था एंड जो एक और पर्सन था उसके ऊपर, जिसके ऊपर मैंने छाती में उसके नाइफ खुबो दिया था, वो भी वहाँ पर मरा हुआ था। एंड जब मैं वापस से होश में आया तो स्लेज मेरे नीचे था, उसका एक हाथ मैंने पकड़ा हुआ था एंड अपने दूसरे हाथ से मैं उसकी स्किन को पील कर रहा था उस नाइफ की मदद से। एंड ये चीज़ मेरे को बिल्कुल होश नहीं था कि कब कैसे हुई, मैं यहाँ पर कैसे आ गया स्लेज के ऊपर अचानक से। गुस्से में तो मैं था ही बहुत ज़्यादा, तो वो जो सिगार फूंक रहा था वो भी ज़मीन पे उसके साइड में पड़ी हुई थी जो कि जल रही थी अभी भी। वो सिगार मैंने उठाई और मैंने गुस्से में उसकी राइट आई के अंदर डाल दी। लेकिन जब मैं स्लेज के साथ में ये कर रहा था तो मुझे मेरे पीछे फील हुआ कि कोई खड़ा है एंड जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो हैमर है जो कि अभी भी मरा नहीं था। वो मुझे देखकर, मुझे ऐसे गुस्से में देखकर वापस से भागने की कोशिश कर रहा था एंड इतने में ही मैं वापस से ब्लैक आउट हुआ एंड जब मेरे को वापस होश आया तो मैंने देखा कि मैं अब हैमर की बॉडी के पास में खड़ा हूँ एंड मैंने उसको एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल डेथ दी है, जो कि मैंने ही दी है, यानी मेरे को पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मैंने ही दी है क्योंकि मेरे को इवन दो होश नहीं था उन चीज़ों का, लेकिन आई जस्ट नो कि मेरे अलावा ये सब और कौन ही करता। उसके दोनों हाथ मैंने काट दिए थे एंड उसकी गर्दन मैंने बिल्कुल वैसे ही काट दी थी जैसे उसने मेरे भाई डेकर की काटी थी। एंड यहाँ पर जो स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग शायद मिस कर दोगे जिन्होंने वीडियो अभी तक छोड़ दी थी। लेकिन वो ट्विस्ट ये था कि याद आपको वो मेंशन जहाँ पर मैं लोरेन से मिला था, जिस पर्सन ने मेरे सामने वो एनवलप रखा था वो लोरेन का बॉडीगार्ड था। जब ये मेरे को बाथरूम की तरफ लेकर गया था तो इतने में भी ये सारी प्लानिंग मैं अपने दिमाग में कर चुका था एंड वो प्लानिंग ये थी कि जिस वेयर हाउस का एड्रेस मेरे को भेजा है स्लेज और हैमर ने, मैंने उसी एड्रेस को लोरेन के बॉडीगार्ड के साथ में शेयर करा। उसको ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे पैसे भी खिलाए थे जिसकी वजह से मेरे को कम पड़ गए थे उनको देने के लिए, लेकिन उनको पैसे देने का प्लान मेरा कभी था ही नहीं। वैसे भी उस बॉडीगार्ड को मैंने ये कहा कि ये जो ड्रग तुमने मेरे को दी है ये डेफिनेटली मेरे को बहुत ही ज़्यादा अलग पावर दे रही है, अलग फीलिंग दे रही है। क्या यही सेम ड्रग तुम इस एड्रेस पर जो भी पर्सन इनको ड्रिंक्स पिला रहा होगा वहाँ पर पहुँचा पाओगे? लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो या फिर ये पूरा एनवलप ही रखना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा कि वहाँ पर जो पर्सन स्लेज हैमर या जितने भी लोग उस वेयर हाउस के अंदर मौजूद होंगे उनके सामने जब मैं पहुँचूँ तो मेरे को ये ड्रिंक सर्व करनी होगी तुम्हें कैसे ना कैसे करके। एंड अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारा ये जो एनवलप मेरे को लोरेन ने दिया है, जितने भी पैसे इसके अंदर हैं वो तुम्हारे। लोरेन ने जो अपने मेंशन में मेरे को ये ड्रग पिलाई थी, मेरे को वहाँ पर ही ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ये उसी ड्रग का कमाल है। उसकी वजह से ही उसकी बॉडी इतना ज़्यादा एड्रेनलिन फील कर रही थी, रश फील कर रही थी, पावर फील कर रही थी। एंड इसी ड्रग की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया कि मैं अपने भाई डेकर को जस्टिस दिला पाया, उसके मर्डरर्स का
मर्डर करके उसका रिवेंज लेकर। गाइस डार्क वेब के ऊपर ना ऐसी बहुत सारी माना जाता है कि पिल्स ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा जो है पावर दे सकती हैं। ऐसी बहुत सारी की अलग अलग टाइप की ड्रग्स जो कि हम जैसे नॉर्मल इंसानों को तो नाम ही नहीं पता होगा उनका। एंड ऐसा कुछ खाने के बाद ये जो चीज़ें ये फील कर रहा था आर्थर, जो फील कर रहा था वो मोमेंटेरली तो ठीक है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में करी जाए तो आपने नॉक्स पिल की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, वैसा हश्र अपने साथ भी हो सकता है। सो इन सब चीज़ों से बचकर ही रहें तो बहुत अच्छा ही रहेगा। एनीवेज अगर आपको डार्क वेब की ये स्टोरी पसंद आई एंड फ्यूचर देखना चाहते हो एंड ऐसा और भी क्रीपी कंटेंट देखना चाहते हो तो आप बस माउंट साइडर को सब्सक्राइब करके रख लो। मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।